नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते जा रहा है, एक बार फिर से नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर पलटी मारेंगे, पूरी तैयारी हो गई है। इस बार नीतीश कुमार राजद को गच्चा देंगे। 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दे करके राजद से हाथ मिला लिया था। इस बार कुछ उल्टा करने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, इस पर तमाम लोगों की नजर लगी हुई है। आज वो तस्वीर राजभवन में हाई टी के दौरान दिखी भी, जब डिप्टी सीएम समेत तमाम जो आरजेडी कोटे के मंत्री थे, यहां तक कि बिहार विधानसभा के स्पीकर, ये तमाम लोग नदारत रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नीतीश की नजदीकी दिखी। जिस विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लेकर के नीतीश कुमार क्या कुछ नहीं कहा। भरी सदन में से लेकर के तमाम जगहों पर नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं के खिलाफ हमला बोला। वही नीतीश कुमार आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलबहियां करते दिखे, हंस हंस कर बात करते दिखे, उनका हाल चाल लेते दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव समेत पूरा आरजेडी कोटे के जो मंत्री थे, वे राजभवन नहीं पहुंचे। आज की वह तस्वीर यह बताने के लिए काफी है कि कल क्या होने वाला है। मीडिया में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। तो खेल का तो खुलासा हो गया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द, यानी कि घंटों में वो स्थिति आने वाली है कि जब नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री का शपथ लें। खबर है कि 27 और 28 तारीख का दिन काफी अहम है। कल नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठ सकते हैं। उसके बाद नई सरकार बनाने की दिशा में, यानी कि जो महागठबंधन की सरकार है, उस महागठबंधन की सरकार का खात्मा और नई सरकार यानी एनडीए सरकार के गठन की कोशिश, वो प्रयास जो है वो शुरू हो जाएगा। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी से क्या कुछ सेटिंग हुई है, क्या कुछ आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए विवेकानंद जी, 2014 के बाद से भाजपा की जो कार्यशैली रही है, इसमें डिसीजन एकदम अंतिम में ही सामने आता है। बिल्कुल। और उसके पहले की जितनी भी चर्चा है, वो एक आकलन है, वो एक कयास है। बिल्कुल। कई बार ऐसा, हाल के जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, वहां पर कौन मुख्यमंत्री होगा, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से किसी का नाम चल रहा था, लेकिन जब फाइनल निर्णय आया तो एकदम बिल्कुल नया चेहरा था। तो इस बार भी होगा क्या, वास्तविक ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो ट्रेंड बता रहा है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट समझ पा रहे हैं, या जो इस तरीके से बिहार की राजनीति मूव करते रही है, अगर उस पर हम गौर करते हैं, जिस तरीके से आज सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया कि दरवाजे बंद होते हैं तो खुल भी जाते हैं। बिल्कुल। ये एक प्रखर संकेत था कि खुल जाते हैं, मतलब कि बिहार विधानसभा भंग होने के आसार नहीं है। बिल्कुल। अगर जो वो बोलते कि दरवाजे बंद हैं, रास्ते कुछ और भी निकल सकते हैं, तब ये माना जा सकता था कि हो सकता है कि नीतीश कुमार या बिहार विधानसभा भंग करने का फैसला ले, या केंद्र सरकार बिहार में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए इस तरीके का फैसला ले और बिहार विधानसभा भंग करे, या राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लगाए। लेकिन ऐसी बात होती हुई नहीं दिख रही है सुशील कुमार मोदी के बयान के आधार पर। अब अनुमान क्या है, जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 9वीं बार ये अपने आप में इतिहास होगा। रिकॉर्ड है। हाँ, ये अपने आप में इतिहास होगा। न सिर्फ पलटने का, जैसे नीतीश कुमार पर एक आरोप, राजनीतिक आरोप जरूर है कि भाई ये पलट जाते हैं, इनको पलटू चाचा दोनों, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी दोनों यह आरोप लगाते रहे। अब बीजेपी पर भी यह आरोपित होगा, लगेगा कि जब वो पलट जाते हैं तो आप स्वीकार क्यों करते हैं? बिल्कुल। यह सवाल अब राजद के सामने भी है और बीजेपी के सामने भी है। खैर, 9वीं बार जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, उसके मुताबिक 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जाएंगे नीतीश कुमार। पूरे राजनीतिक सर्कस पर से, चूंकि मैं इसे राजनीतिक संकट नहीं कह रहा हूं,
जो चीज बार बार हो, जो चीज प्रैक्टिस में आ जाए, जो चीज हैबिट में आ जाए, तो इसको कहा जाए कि बिहार के राजनीतिक सर्कस पर से कल पर्दा उठ जाएगा। नीतीश कुमार संभवतः, जैसा आप बता रहे हैं, कि कल अपनी पार्टी के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद इस सरकार से इस्तीफा देते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि डिप्टी सीएम के पद पर सुशील कुमार मोदी की वापसी हो सकती है। मतलब टाइगर इज बैक। टाइगर इज बैक। बिल्कुल। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब ये बात मोटा मोटी तौर पर मान लिया कि बिहार में बीजेपी का सबसे कद्दावर नेता, 24/7 का नेता, जिसके पास नख से सिख तक की पकड़ है, वो सुशील कुमार मोदी है। और सुशील कुमार मोदी पर ही अब भरोसा जताने की बात हो रही है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि होगा क्या, इस पर दावा के साथ तो कुछ भविष्य नहीं के कहा। गर्त में है या फिर शीर्ष बिल्कुल। नेतृत्व जो लेकिन जो तय करे। चर्चा है, जो हम लोगों के पास खबर आ रही है, चर्चा नहीं, आप देखिए उनको, सुशील मोदी लगातार एक्टिव हो गए हैं। कल उनको बुलाया गया विशेष तौर पर अमित शाह के यहाँ, और उसके बाद देखिए उनका बयान लगातार बदला हुआ है। कल से आप सुशील मोदी की एक्टिविटी को मत देखिए, मैं तो उस दिन से गौर कर रहा हूं। याद कीजिए, दिसंबर में पॉलिटिकल लीडर्स के, वेटरन्स के माध्यम से अगर जो हम समझने की कोशिश करें, तो सुशील कुमार मोदी पहले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ललन सिंह की छुट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी से होगी। बिल्कुल। और ललन सिंह की छुट्टी हुई। जिस दिन ललन सिंह की छुट्टी हुई, उस दिन हमारे साथी सुशील कुमार मोदी से बात कर रहे थे, और सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरी होनी बाकी है। तो वास्तव में अभी फिल्म पूरा नहीं हुआ है। अब इस बात को समझिए कि सुशील कुमार मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो ठोक के कह रहा था कि ये फिल्म का ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी नहीं हुई है। इसका मतलब कि पूरी कहानी की पटकथा जो लिखी जा रही है, उसका लेखक सुशील मोदी हो या नहीं हो, उस कहानी में साथ चलने वाला कोई शुरू से अंत तक का किरदार है, तो वो सुशील मोदी है। अभी सुशील मोदी ने एक बात और कही है कि हम अभी विधायक या विधान पार्षद नहीं हैं। उनसे पूछा गया क्या आप डिप्टी सीएम की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक या विधान पार्षद नहीं हूं जो रेस में रहूं, लेकिन नेतृत्व का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। यही एक मसला है जहां पर ये जो सुशील मोदी के अगेंस्ट जा रहा है जी। कि ये ऑलरेडी एक हाउस के मेंबर हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं। अब अगर जो इनको बिहार में एडजस्ट किया जाता है, तो फिर एक राज्यसभा की सीट खाली होगी, और बीजेपी शायद इतना बड़ा दौड़ लगाए या ना भी लगाए। यही एक फैक्टर है जो सुशील मोदी के अगेंस्ट जा रहा है। अदरवाइज पॉलिटिकल पंडित, पॉलिटिकल गली में घूमने वाला हर व्यक्ति इस चीज को समझ रहा है कि नीतीश कुमार 9वीं बार, और टाइगर इज बैक। तो क्या लगता है पूरा जो एपिसोड है या पूरा जो प्रक्रिया है सरकार, नई सरकार बनाने की, वो नीतीश कुमार के कहे अनुसार ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्योंकि आप देखिए कि नीतीश कुमार बार बार यह कहते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर सुशील मोदी होते सरकार में, 2022 की बात है, तब शायद वो स्थिति नहीं आती। यानी कि सुशील मोदी की कमी नीतीश कुमार को हमेशा खली, जबकि सुशील मोदी जो आंतरिक राजनीति है पार्टी का, उसकी भेंट चढ़े थे और 2020 में उनको यहां से चलता कर दिया गया था। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इशारे पर, नीतीश कुमार ने केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा का जो केंद्रीय ने, उसके समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि अगर हम लोग सरकार बनाते हैं तो उसमें डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर से आप सुशील मोदी को लाइए? देखिए, इसमें दो कहानी निकल कर आ रही है। आखिर नीतीश कुमार गए क्यों थे? याद कीजिए 2022 का वो दौर जब महाराष्ट्र में एक बड़ा उथल पुथल हुआ। यहाँ पर जेपी नड्डा आते हैं और कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी शायद हमको निगलना चाहती है, निकल के दूसरी टीम में चले गए। वहां जाने के बाद भी वही परिस्थिति उनके साथ फिर खड़ी हो गई। वहां पर यह बात होने लगी कि अब आप राष्ट्रीय नेतृत्व में जाइए, राष्ट्रीय राजनीति में जाइए, और प्रदेश का नेतृत्व है जो तेजस्वी के हाथों सौंप दीजिए। नीतीश कुमार फिर बेचैन हुए। लेकिन नीतीश कुमार के मन में यह बातें जरूर थी कि अगर सुशील मोदी की टीम यहां पर हमारे साथ होती, बीजेपी वाली टीम में, तो शायद हमको जाना नहीं पड़ता। एक फैक्टर है, सुशील मोदी बैक हो रहे हैं। दूसरी खबर जो मेरे पास है, हाल के दिनों में एक बड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी जब अपने कॉन्फिडेंस के पीक पर है, बिल्कुल, जब सबसे बड़ा मुद्दा अपोजिशन का था कास्ट सेंसस, वो मुद्दा भी 5 विधानसभा में फुस हो गया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को फिर से साथ लेने की क्या जरूरत पड़ गई?
नीतीश कुमार अपने राजनीतिक सफर में सबसे कमजोर स्थिति में है और बीजेपी अपने राजनीतिक सफर में सबसे मजबूत स्थिति में है। आखिर ये मजबूरी क्या है? ये मजबूरी जो मेरे पास जानकारी है, बीजेपी के आंतरिक सर्वे में जो चीजें निकल कर आई है कि अगर इंडिया अलायंस उस तरीके से होती है जिसमें नीतीश कुमार भी होते हैं, लालू भी, कांग्रेस भी, माले भी, सीपीआई भी, तो बिहार से बीजेपी को 12 से 15 सीट से ज्यादा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को बेचैन कर दिया और लालू प्रसाद यादव की टीम की ओर से वो दबाव कि अब तेजस्वी यादव को राज्य का नेतृत्व सौंपिए और आप राष्ट्रीय राजनीति में जाइए, ये दोनों चीजों का एक साथ हो जाना आज की इस कहानी का बैकग्राउंड है। कल मीटिंग हुई थी अमित शाह के यहाँ, तो बिहार भाजपा के तमाम नेताओं ने, कई नेताओं ने कहा अमित शाह के सामने कि हम लोग पूरे तौर पर मजबूती के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर आप नीतीश कुमार को लेते हैं तो शायद बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास अति पिछड़ों का जो उस हिसाब से वोट था वो वोट परसेंट अब नीतीश कुमार के पास नहीं है। लेकिन जो जानकारी है कि शाह एक रिपोर्ट वहाँ पर रखे हुए थे जो यह बता रहा था कि जो बिहार भाजपा के जो नेता जो दावा कर रहे हैं उसमें और उस रिपोर्ट में कहीं कोई सत्यता नहीं है, कहीं कोई समानता नहीं दिख रही थी। अमित शाह या फिर बीजेपी का रिपोर्ट कहां से है इसका भी खुलासा कर दीजिए। जानकारी के हिसाब से वो रिपोर्ट आरएसएस के द्वारा टेबल, बिल्कुल। और 24 तारीख को जो नीतीश कुमार की रैली थी कर्पूरी जन्म शताब्दी वर्ष पर, तो उसमें जो अपार भीड़ जुटी उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सकते में है। उसे लग रहा है कि जिस नीतीश कुमार को हम लोग कमजोर कह रहे थे, जिस नीतीश कुमार को हम अति पिछड़ा के वोट बैंक में सेंधमारी की बात कही जा रही थी, वो सेंधमारी उस हिसाब से दिखी नहीं, जितनी भीड़ जुट गई नीतीश कुमार के लिए। आप देखिए इस कड़ाके की ठंड में नीतीश कुमार के लिए जब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार थोड़ा एक कमजोर हो गए हैं, मानसिक तौर पर भी कमजोर हो गए हैं, स्वास्थ्य वजहों से भी कमजोर हो गए हैं, और पिछड़ा और अति पछड़ा में बीजेपी जबरदस्त सेंधमारी कर चुकी है। उस स्थिति में जब आपने एक दिन पहले जननायक को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी, उसके बाद इतनी भीड़ जुटी। आप कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के लिए कई तरह की योजना चला रखे हैं, अति पिछड़ा पूरी तरीके से मेरे साथ हैं, और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा का बेटा है। तो वैसी स्थिति में लाखों लोग नीतीश कुमार के लिए अगर पटना में आते हैं तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके कान खड़े हो गए कि जो कहा जा रहा है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा के वोट बैंक में हमने सेंधमारी कर दी है, वो सेंधमारी जितना दावा किया जा रहा है उतना हकीकत में है नहीं। बिल्कुल। एक और बात, जब हम सुशील मोदी की बात कर रहे हैं तो सुशील मोदी के जो साथ काम करने वाले लोग हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, क्या लगता है क्या वे लोग भी फिर एक बार फिर से उन लोगों की भी वापसी होगी? क्योंकि अगर आप सुशील मोदी को लाते हैं तो फिर एक बड़ा सवाल उठेगा ना कि आप सुशील मोदी को ही क्यों? क्या उनके साथ जो अन्य लोग काम कर रहे थे, क्या वे लोग नाकाबिल हैं, वे काम करने योग्य नहीं हैं? जिसमें आप नंद किशोर यादव को ले लीजिए, प्रेम कुमार को ले लीजिए। क्या लगता है कि सुशील मोदी अगर कम बैक करते हैं तो इन लोगों के लिए भी रास्ता खुलता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे जैसे नेता नहीं आते हैं। नहीं, नंदकिशोर यादव के बारे में भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम तो चाहते थे कि आप उस कुर्सी पर बैठिए। बिल्कुल, चूंकि सुशील कुमार मोदी के बाद अगर नीतीश कुमार के गुड फेथ में बीजेपी की टीम से कोई है तो वो नंदकिशोर यादव है। लेकिन जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का जो वर्किंग स्टाइल आज की तारीख में है, वो यहाँ पर सेकंड लाइन की लीडरशिप में नए नेतृत्व को खड़ा करना चाह रहा है। नया नेतृत्व तो खड़ा करने की कोशिश 2020 में भी बीजेपी की तरफ से भी हुई, लेकिन पूरी तरीके से फेल, वो प्रयोग असफल रहा। इस बार हो सकता है कि 2020 की टीम रिपीट न हो, लेकिन 2017 की टीम भी रिपीट नहीं होगी सिवाय सुशील मोदी के। नहीं, लेकिन एक खबर यह है कि हालांकि 2020 में भी नीतीश कुमार यह बात करते थे कि आप स्पीकर की कुर्सी पर नंद किशोर यादव को बिठाइए। हालांकि तब नीतीश कुमार की इस डिमांड को भाजपा ने पूरा नहीं कर सकी थी। इस बार भी यह खबर है कि संभव है कि अगर सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनते हैं और एक बेहतर समन्वय की जब बात होगी तो वैसी स्थिति में नंद किशोर यादव को स्पीकर की कुर्सी दी जा सकती है। यह संभावना नंद किशोर यादव के स्पीकर की कुर्सी दी जा सकती है, क्योंकि स्पीकर का जो कार्य है
वो सदन के अंदर है, डे बाय डे के वर्किंग में स्पीकर का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है तो यकीन मानिए 2020 की टीम भी रिपीट नहीं होगी और 2017 की टीम भी रिपीट नहीं होगी। बीजेपी सुशील कुमार मोदी के अलावा जिन लोगों को मौका देगी अधिकांश नए चेहरे होंगे, क्योंकि पार्टी, आप ट्रेंड पकड़िए, जिस तरीके से पार्टी ने मध्य प्रदेश में काम किया, जिस तरीके से राजस्थान में काम किया, ये ट्रैक बता रहा है कि बीजेपी नए लीडरशिप को और नए सामाजिक वर्ग से लीडरशिप को उभारने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि पार्टी का टारगेट है कि आने वाले समय, आप याद कीजिए, मुझे अमित शाह का एक वो भाषण याद है, शायद सदन में ही उन्होंने दिया था कि 50 साल, कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कि 50 साल तक हमको कोई हिलाएगा नहीं। तो 50 साल तक सिर्फ आप मुद्दों के आधार पर नहीं चल सकते हैं। 50 साल तक अगर आप 50 का दावा कर रहे हैं तो फिर आपको सामाजिक रूप से भी वो ताना बाना बिछाना पड़ेगा जिसमें कि आपका 50 साल जमता हुआ दिखे। तो मैं जो समझ पा रहा हूं, अगर होता क्या है, हम लोगों ने बात की शुरुआत में ही कही कि बीजेपी हमेशा अपने फैसले से चौंकाते रही है और जो नाम राजनीतिक गलियारे में आ जाते हैं शायद उन नाम पर विराम लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ये आज भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से इस बात की तरफ इशारा भी किया गया कि मेरा नाम मत नहीं, उनसे पूछा गया क्या सुशील मोदी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा, हालांकि अनऑफिशियल उन्होंने बात कही, मैं नाम का खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कल की बैठक में वे अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद थे। मतलब नीति जो कोर टीम है, उस कोर टीम के बड़े सदस्य के तौर पर उनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया में यह खबर चल रही है कि सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे होते आया है कि जिनका नाम चला तो कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ हो जाता है। तो उनका भी यही कहना था कि जो लोग भी चला रहे हैं लगता है कि वे सुशील मोदी के दुश्मन हैं। ये बीजेपी का ट्रैक बता रहा है कि जिसका नाम मीडिया में आ गया वो कम से कम नहीं आए। एक और चर्चा जब बात हो रही है, 2020 में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नया प्रयोग करती है। बिहार में भी नया प्रयोग 2020 में किया गया था, जब सुशील मोदी को यहां से आउट कर दिया गया। सुशील मोदी को पूरी तरीके से बिहार की राजनीति से काट दिया गया था बीजेपी के द्वारा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ही तय किया कि अब सुशील मोदी बिहार के डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। उनकी जगह पर दो वैसे लोगों को चुना गया जो बिल्कुल ही राजनीति के, ठीक है कुछ समय से वो भी लोग विधायक थे, एक तो मंत्री भी रही थी रेणु देवी, कला संस्कृति मंत्री थी नीतीश कैबिनेट में, लेकिन एक तरफ रेणु देवी और दूसरी तारकिशोर प्रसाद बिल्कुल ही नए थे। उन्हें कभी कोई मंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, सीधे उन्हें डिप्टी सीएम और बिहार विधानमंडल दल के नेता के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया था और रेणु देवी को उप नेता के तौर पर। जो 1.5 साल का कार्यकाल हुआ, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और नेता उनसे खुश नहीं रहा। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जिन नए चेहरों पर दांव लगाई, कहीं ना कहीं बिहार में वो पूरी तरीके से फेल कर गया। जो दोनों नेता, एक नेता जो नेत्री थी, वे जिम्मेदारियों पर पूरी तरीके से खरा वो लोग नहीं उतर पाए। तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ वैसा ही होगा? देखिए, मेरा निजी आकलन ये है कि इस बार भी बीजेपी सुशील कुमार मोदी के अलावा, हालांकि सुशील कुमार मोदी का नाम मीडिया में चल रहा है तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसका नाम मीडिया में आया वो हकीकत में नहीं आया, लेकिन परिस्थिति यहाँ पर दूसरी है, इसलिए संभव है कि ये ट्रैक रिकॉर्ड रिपीट न हो। सुशील कुमार मोदी के अलावा पिछला आजमाया हुआ जो भी चेहरा और नाम है उसमें 10% से ज्यादा को मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी फिर से प्रयोग करेगी और पार्टी चूंकि इस समय अपने फुल कॉन्फिडेंस में चल रही है और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब मुझे तो लगता है कि जो पैरामीटर 100 का है ना, वो 100 को तोड़ देगा, मतलब क्रॉस कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की कोशिश फिर से होगी कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ नया नेतृत्व को उभारा जाए। आप जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण नाम भूल गए, कल रात में रेणु देवी का भी नाम बड़ी तेजी से चला मीडिया में, तो कई चैनलों ने चला दिया, कई चैनलों ने चलाया कि रेणु देवी को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे कर दिया गया। आज सुबह रात में मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया 11 बजे के आसपास में कि भाई जी ये रेणु देवी के बारे में सुन रहे हैं। हम कहेंगे तो खत्म हो गया कहानी, क्योंकि बीजेपी में ये है कि जिसके बारे में सुन रहे हैं उसके बारे में आगे नहीं सुनिएगा। आप देखिए, आज सुबह एक बीजेपी के विधायक ने हमें फोन किया, सुबह 7 बजे।
उन्होंने कहा कि रेणु देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और कल रात में ही अमित शाह के यहां से जब बैठक खत्म हुई तो प्रधानमंत्री ने उनको बुला लिया और प्रधानमंत्री ने रेणु देवी से मुलाकात की है। हम कहें कि हमने उनसे पूछा कि कहां से आपको यह जानकारी लगी है। हम लोगों के पास यह जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के किसी नेताओं को बुलाया और उनसे बात की। हम लोगों के पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी खबर हम मीडिया के माध्यम से जाने, मतलब कहीं कोई जानकारी, किसी विधायक के पास भी कोई जानकारी नहीं। तरह तरह की चर्चा, तरह तरह के अफवाह के आधार पर वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की अफवाह भी है बीजेपी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति और जो यहाँ पर बिहार का पॉलिटिकल खेल, जहां पर बिहार का पॉलिटिकल सर्कस जहां पर आके रुका हुआ है, उस सर्कस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार 9वीं बार और बीजेपी का बूढ़ा शेर वापस हो रहा है। तो सिर्फ बूढ़ा शेर ही वापस होगा या फिर डिप्टी सीएम के तौर पर किसी और, मतलब 2 डिप्टी सीएम होंगे? क्योंकि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ये प्रयोग बीजेपी सब जगह कर रही है। और यहाँ चूंकि यहाँ पर तो 2 डिप्टी सीएम का आधार और ज्यादा बनता है, चूंकि यहाँ पर जो रूलिंग जो फेस होगा उसका स्ट्रेंथ सदन के अंदर कम है, बीजेपी का स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी के तरफ से अभी कप्तान की भूमिका में सुशील कुमार मोदी हैं और इसका इनाम सुशील कुमार मोदी को मिल सकता है, इसलिए कि सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार का जो इक्वेशन है वो पहले भी सफल रहा है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन यह भी तो कहा जाता है सुशील मोदी के बारे में कि सुशील मोदी ने कोई नए चेहरे को बिहार में स्थापित होने ही नहीं दिया। अपने आगे तमाम जो नेता थे बीजेपी, किसी को उन्होंने उभरने ही नहीं दिया। इसका तो खमियाजा उनको 2020 में भुगतना पड़ा था। अब समय बदल चुका है। 4 साल के वनवास के बाद सुशील मोदी को भी समझ में आ गया होगा कि 2014 के बाद की बीजेपी और 2014 के बीजेपी में बहुत कुछ बदल चुका है। अब सुशील मोदी भी इस ट्रैक पर चलना चाहेंगे अगर जो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहते हैं तो। अब पहले वाली बात नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात है कि अब केंद्रीय नेतृत्व का पकड़ टॉप टू बॉटम हो गया है। अब प्रदेश नेतृत्व ये चाहे कि हम किसी को उभरने से रोक दें, ये संभव नहीं होगा। सुशील मोदी को मौका मिल रहा है, वो भी एक कंडीशन राजनीति के उस मोड़ पर आके खड़ी हो गई है जहां पर सुशील मोदी को मौका देने के अलावा शीर्ष नेतृत्व के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बच रहा है। अदरवाइज इनकी सक्रियता, इनकी वापसी करा देती, इसकी संभावना न के बराबर थी। कहा जाता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं सुशील मोदी को लेकर के नाराज रहता है, आज भी नाराज रहता है। लेकिन चूंकि मजबूरी है बीजेपी की, बीजेपी में बिहार में वैसे किसी बड़े नेता को खड़ा नहीं हो पाए, खड़ा होने नहीं दिया गया। आप मजबूरी की इंतहा समझिए कि मजबूरी में ही नीतीश कुमार से गलबहियां हो रही है। तो भाई एक मजबूरी और सही, एक मजबूरी और सही, क्योंकि टारगेट है 2024। बिल्कुल। और मंच से कहा गया है कि अब की बार 400 पार। तो ये 400 का आंकड़ा आसानी से नहीं पार होता है, इसके लिए कई तरीके के समझौता करना पड़ता है। लेकिन बिहार की जनता तो पूछेगी ना बीजेपी से कि आप 2022 में नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे थे, नीतीश कुमार पर तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, तरह तरह की बातें कर रहे थे, आप उनके साथ एक बार फिर से क्यों जा रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है? बिहार की जनता तो यह सवाल करेगी चुनाव में। ये सवाल लॉजिकली बनता है और ये सवाल होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीति का दुर्भाग्य कहिए कि हम सवाल भी करते हैं और हम साथ भी देते हैं। ये एक्चुअली है क्या कि पॉलिटिक्स को लेकर पोलराइजेशन या बाइफर्केशन इस हद तक हो चुका है कि हमको पता है कि आप गलत आदमी हैं, हमको पता है कि आप अपराधी हैं, हमको पता है कि आप किसी भी सामाजिक मुद्दे पर एग्रेसिव नहीं रहते हैं सकारात्मक रूप से, बावजूद इसके आप हमारे समीकरण में हैं, हम आपको वोट करेंगे। ये मजबूरी जो है इन सवालों को गौन कर देता है। शायद इसको कहिए कि पॉलिटिक्स जो है, नेशनल पॉलिटिक्स या प्रदेश की राजनीति उस हद तक मैच्योर नहीं हुई है कि आंख में आंख डालकर सवाल करे और सजा भी दे। सजा देने की स्थिति में अभी जनता नहीं आई है। बिल्कुल, तो सजा देने की स्थिति में जनता नहीं आई है। हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति की, किन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, इन तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आगे और भी जैसे ही अपडेट कुछ आएगा हम आपको बताएंगे। इस चर्चा को यहीं पर हम विराम करते हैं। धन्यवाद।